नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में। दोस्तों, ये भी वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम झारखंड के सभी लोक नृत्यों के बारे में एक एक करके उस पर बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, झारखंड का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, या कहा जा सकता है सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, वो है छऊ नृत्य। दोस्तों, छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 ईस्वी में विरासत नृत्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर याद रखिएगा। छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 ईस्वी में विरासत नृत्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, छऊ नृत्य क्या होता है? छऊ नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो अपने सिर पर मुखौटा लगा लेते हैं। तो मुखौटा वैसा होता है जिसमें किसी खास कहानी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं और किसी खास पात्र का मुखौटा लगाया जाता है और उसी के अनुसार डांस किया जाता है। दोस्तों, छऊ नाच में क्या होता है कि इसमें एक कहानी के रूप में नृत्य किया जाता है। एक कहानी होती है और उसी कहानी को आधार मानकर उसी के अनुसार नाच आगे बढ़ते जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे छऊ नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो छऊ नृत्य का जन्म स्थान है वो सरायकेला खरसावां, झारखंड का जो सरायकेला खरसावां है उसको माना जाता है। तो ये झारखंड का जन्म स्थान सरायकेला खरसावां को माना जाता है। और कुछ लोग मयूरभंज को भी मानते हैं और मानभूम यानी कि जो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया है उसको भी माना जाता है। तो ये एक बहस का और विवाद का विषय है। तो इसका जो जन्म स्थान है झारखंड में सरायकेला खरसावां को ही माना जाता है। तो छऊ नृत्य में कुल 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं। एक तो है सरायकेला शैली जो झारखंड की है, दूसरी है मानभूम शैली जो वर्तमान जो पुरुलिया है पश्चिम बंगाल का, तो दूसरी हुई मानभूम शैली, और तीसरी है मयूरभंज शैली। तो मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। तो 3 राज्यों का जो 3 जगह है इसको छऊ नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। और दोस्तों, इसका जो भौगोलिक नक्शा को यदि देखा जाए, मयूरभंज, मानभूम और सरायकेला खरसावां, तो ये लगभग आपस में सटे हुए जगह हैं। तो 3 जगहों का छऊ नृत्य का जन्म स्थान माना गया है और 3 शैली की छऊ नृत्य की शैलियाँ हैं। दोस्तों, इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं छऊ नृत्य के। दोस्तों, विदेश में जो सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया 1938 ईस्वी में, और इसका प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया था? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि छऊ नृत्य के लिए कुछ व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। तो कौन कौन से वो व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला तो है सुधेंदु नारायण सिंह, जिन्होंने विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का आयोजन किया था। उसके बाद है नारायण सिंधु, उसके बाद है केदारनाथ साहू और श्यामचरण पति, मंगलाचरण पति, मकरध्वज दरोगा, गोपाल प्रसाद द्विवेदी। तो कितने नाम हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड छऊ नृत्य के लिए मिल चुका है। तो ये नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि नारायण सिंधु जो व्यक्ति हैं वो किससे संबंधित है, तो आपका एक ऑप्शन रहेगा छऊ नृत्य। तो आपको वही सही आंसर मानना है। तो एक बार फिर से नाम दोहरा देते हैं। पद्मश्री अवार्ड किनको किनको मिला है? सुधेंदु नारायण सिंह, नारायण सिंधु, केदारनाथ साहू, श्यामचरण पति, मंगलाचरण पति, मकरध्वज दरोगा और गोपाल प्रसाद द्विवेदी। तो इन लोगों को छऊ नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानभूम छऊ नृत्य केंद्र
कहाँ पर स्थित है? मानभूम छौ नृत्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सिल्ली में स्थित है। जो रांची जिला का सिल्ली एक जगह है वहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2011 ईस्वी में। दोस्तों एक एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र ये सरायकेला खरसावां में स्थित है और इसकी स्थापना तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1960 ईस्वी में की गई थी। राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना सरायकेला खरसावां में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं छौ नृत्य के लिए। उसके बाद दूसरा है जदुर नृत्य। दोस्तों जदुर नृत्य कब इसका नाचा जाता है, आयोजन किया जाता है? तो ये फागुन महीने से चैत महीना तक। तो इसमें एक आदिवासियों का एक पर्व होता है कोलम सिंह बोंगा। कोलम सिंह बोंगा से सरहुल पर्व तक जदुर नृत्य किया जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो सरहुल का आगमन होने वाला होता है तो उसी उत्साह में जदुर नृत्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जप्पी नृत्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट नृत्य है। दोस्तों ये जो जप्पी नृत्य है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। जप्पी नृत्य मुंडा जनजाति से संबंधित है और ये जो नृत्य है एक इसको शिकार नृत्य कहा जाता है। शिकार नृत्य यानी कि जब जंगल में जो मुंडा जनजाति के लोग जंगल में शिकार के लिए जाते थे या जाते हैं तो उस वक्त जो गीत गाए जाते थे उसको जप्पी नृत्य कहा जाता है। और इसका टाइम कब है? चैत से लेके आषाढ़ महीना तक। यानी कि जब खेती बाड़ी का काम ख़त्म हो जाता है धान की पिटाई होने के बाद और चैत महीना यानी कि जो बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, गर्मी का सीजन आने वाला होता है, उस समय से लेके पूरा गर्मी सीजन से फिर जो खेती करने का समय आता है आषाढ़ महीने तक, तब तक जप्पी नृत्य किया जाता है जंगल में शिकार के दौरान। उसके बाद चौथा है कर्मा। कर्मा पूजा कब होता है? भादो महीने के एकादशी में। और कर्मा पूजा के दौरान जो नाच नाचा जाता है उसको कर्मा नृत्य कहा जाता है। और कर्मा नृत्य को लहुसा भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्मा जो नृत्य होता है उसको लहुसा भी कहा जाता है। दोस्तों ये कर्मा या लहुसा जो नृत्य होता है ये एक सामूहिक नृत्य होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और साधारणतः क्या होता है इसमें 8 पुरुष और 8 महिलाओं की मतलब जोड़ा बनाकर ये नाच नाचते हैं। सामूहिक नृत्य है और एक अर्धगोलाकार आकृति बना लेते हैं 8 लोग का, 8 पुरुष 8 स्त्री, इस प्रकार से। और इधर से भी 8। तो इस प्रकार का नृत्य को लहुसा नृत्य या कर्मा नृत्य कहा जाता है। उसके बाद एक है माघे या माघ। माघे या माघे नृत्य। दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है माघे यानी कि जो माघ महीने में इस प्रकार का नृत्य कहा मतलब नाचा जाता है। माघ महीना कब होता है? जब धान की कटाई होती है और धान की कटाई और पिटाई होती है तो उसको माघ महीना कहा जाता है। दिसंबर का महीना, दिसंबर जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट है पाइका नृत्य। दोस्तों पाइका नृत्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है बहुत बार। पाइका नृत्य क्या होता है? एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पाइका नृत्य होता है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसकी एक विशेषता है, ये पुरुषों के द्वारा नाचा जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसमें जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेश में होते हैं, ये दूसरी विशेषता हुई। उसके बाद तीसरी विशेषता क्या है? ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। मतलब इसमें ये जो नृत्य का इजाद हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी सैनिकों से ही हुई थी। तो इसका जो इस नाच का जो हाव भाव होता है एक सैनिक की तरह ही होता है। एक हाथ में ढाल पकड़ के, एक हाथ में तलवार, और सैनिक के जैसे ही इसमें नाच किया जाता है। तो ये एक ओजपूर्ण और वीर रस पूर्ण नृत्य होता है पाइका नृत्य, इसको भी याद रखिएगा। और ये सैनिकों की वेशभूषा में नाचा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एक जतरा। जतरा भी एक सामूहिक नृत्य है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामूहिक रूप से नाचते हैं। 8वां है नचनी नृत्य। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ सभी सवाल बनते हैं।
नचनी नृत्य के बारे में पहली विशेषता क्या है, यह एक पेशेवर नृत्य है। पेशेवर नृत्य क्या किसे कहा जाता है, यह सिर्फ पैसों के लिए, इसका जो कलाकार होते हैं सिर्फ पैसों के लिए नाचते हैं। यानी कि जैसे आपको नचनी नाच करना है तो नचनी को आपको पैसा देना होगा, उसके एवज में कलाकार आएंगे और आपको नाच दिखाएंगे। मतलब ये कोई पर्व त्यौहार से जुड़ा हुआ नृत्य नहीं है, बल्कि पेशेवर नृत्य है। पैसा से आप नचनी मंगाइए और कोई भी अवसर पर अपना नाच दिखाती हैं। तो पेशेवर नृत्य है, इसमें एक स्त्री नर्तक होती है जिसको नचनी कहा जाता है, और एक पुरुष नर्तक होता है जिसको रसिक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रसिक होता है उसके द्वारा कोई गीत गाया जाता है, तो उसी गीत को आगे बढ़ाते हुए नचनी गाती है और इसी प्रकार गाते हुए नाच चलते रहता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये नचनी नाच भी, और ख़ास करके जो 5 परगना का क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ पर नचनी नाच काफ़ी प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया मानभूम का क्षेत्र है और उड़ीसा में भी नचनी नाच प्रसिद्ध है। उसके बाद है नटुआ नाच। दोस्तों नटुआ नाच, इसकी भी कुछ विशेषताएं बताते हैं। नटुआ नाच जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा नाचा जाता है। और इसमें नटुआ नाच में क्या होता है, पुरुषों के द्वारा महिलाओं का मुखौटा पहनकर ये नाच किया जाता है, या महिलाओं की तरह मेकअप करके। उसके बाद नेक्स्ट है अग्नि नृत्य। यह भी पूछा जा चुका है। अग्नि नृत्य क्या है, यह एक धार्मिक नृत्य है। एक खास धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अग्नि नृत्य किया जाता है। उसके बाद है करिया झूमर। करिया झूमर भी नचनी नाच की तरह ही है। करिया झूमर क्या होता है, नचनी नाच की तरह ही है, स्त्री प्रधान नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कठोरवा नृत्य। कठोरवा जो नृत्य है ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है, और ये भी मुखौटा पहन के, या महिला का मुखौटा पहन के या महिला पुरुष दोनों का मुखौटा पहन के कठोरवा नाच नाचा जाता है। उसके बाद मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति का नृत्य है, बस यही याद रखना है। उसके बाद गोंग नृत्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। गोंग नृत्य हो जनजाति का नृत्य है। गोंग नृत्य क्या है, हो जनजाति का एक नृत्य है। उसी तरह एक है मगाह नृत्य, ये भी हो जनजाति का नृत्य है। तो गोंग और मगाह, गोंग और मगाह जो लोक नृत्य है ये हो जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।